गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम साइंस के अंदर कल हमने पढ़ा था पार्ट 6 के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। कल उसके बारे में हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया था। आप सभी को पता होगा कि भौतिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जिसकी भौतिक अवस्था के अंदर उसके रंग में, गंध में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी रासायनिक गुणों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को हमने कहा था भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने क्या कहा था कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर जिसके रासायनिक गुण, उसके संगठन बदल जाते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हमने क्या कहा था, रासायनिक परिवर्तन कहा था। तो इतना हमने कल पढ़ा था, उन दोनों के बीच में अंतर पढ़ा था हमने। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसको रासायनिक समीकरण के रूप में किस रूप से लिखते हैं। तो पार्ट 6 था। अब इस पार्ट 6 के अंदर अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखो, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है। हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो, मतलब एक नया पदार्थ बने, उसके संगठन गुण बदल जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब उन रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है हमारे आसपास, उसको हम प्रतीकों और अणुसूत्रों या चिन्हों के माध्यम से, चिन्हों और अणुसूत्रों के माध्यम से जब उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को, यानी रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाए, रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में, प्रतीकों व अणुसूत्रों में लिखना। अणुसूत्रों में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है कि जो हमारे आसपास में जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है या जिस रासायनिक अभिक्रिया को हम देख रहे हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीक और उसके अणुसूत्रों के रूप में अगर लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आई बात समझ में, रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने कहा कि कार्बन की रिएक्शन, कल हमने ये पढ़ी थी, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है। कार्बन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हो रही है, ये हमने देखा कि कार्बन की रिएक्शन, कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये रिएक्शन देखी। अब इस रिएक्शन को संक्षिप्त रूप में लिखना, ताकि इसको हमें इस भाषा में नहीं बोलना पड़े कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब इसको संक्षिप्त रूप में हम अणुसूत्र के, भाई कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसको हम अणुसूत्र और प्रतीकों के चिन्ह के रूप में अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ये जो अभिक्रिया हुई है इसको अब समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो कार्बन को हम क्या कहते हैं, किस सी से कहते हैं, ऑक्सीजन को हम किससे लिखते हैं, O2 से लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे लिखते हैं, CO2 से। तो इसे हमने कहा रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण के कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई है और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ या रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में। अब देखो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है बायां भाग। कौन सा कहलाता है, बाईं ओर, बायां भाग। आई बात समझ में। और ये वाला जो भाग होता है, यानी बाईं ओर कह ले दो, और ये वाला भाग होता है वो होता है दायां या दाईं ओर कह दो इसको। आई बात समझ में। ये दायां भाग और ये वाला बायां भाग और ये वाला दायां भाग। इस बाईं भाग की और जो ये हमारे पास पदार्थ है या जो भी अणुसूत्र वगैरह है, जो भी पदार्थ इसमें भाग ले रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक, या फिर इनको क्रियाकारक भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रियाकारक, या फिर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। आई बात समझ में। दाईं तरफ जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं क्रियाफल, या तो कहते हैं इसको उत्पाद यानी प्रोडक्ट, जो बनता है वो उत्पाद, और इसको या फिर हम इसको कहते हैं क्रियाफल, यानी क्रिया के बाद जो हमें फल प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं क्रियाफल।
तो आई बात समझ में क्या है कि इस समीकरण में लिखने में क्या है कि हमने जो बाईं तरफ जिनको लिखा है वो क्या है, अभिकारक का क्रियाकारक, यानी इस अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं कौन से पदार्थ, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या बनी अभिकारक की, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक या फिर क्रियाकारक, या इंग्लिश में इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। आई बात समझ में, यानी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है वो क्या कहलाए, तो क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, जिन्हें हम किस ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। दाईं ओर हम किनको लिखते हैं, अभिक्रिया के बाद जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है तब उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या उत्पाद बनता है, तो उस उत्पाद या क्रियाफल, यानी अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद कौन सा पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद या क्रियाफल, उत्पाद या क्रियाफल। यानी अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कह सकते हैं हम, इसको अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद या फिर क्रियाफल कहते हैं, और इनको किस तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं। अब ये तीर का निशान हमने इधर क्यों किया, इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है कि भाई प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन हो रही है और इसके बाद क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों, चिन्हों या फिर अणुसूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ हम किसको लिखते हैं, अभिकारक, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है, और दाईं तरफ किनको लिखते हैं, अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम है, इस रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या होते हैं, हमारे पास नियम होते हैं। तो कौन से नियम है ये हम पढ़ते हैं, फिर इसकी क्या क्या कमी है इनकी वो भी हम पढ़ते हैं, इसकी विशेषता भी पढ़ते हैं, इसको लिखने के नियम भी पढ़ते हैं, और इसकी कमी भी हम नोट करते हैं। चलो, तो रासायनिक समीकरण लिखने के हम क्या देखते हैं, इस रासायनिक समीकरण की सबसे पहले हम इसके देखते हैं चरण या नियम, इसके लिखने के हम देखते हैं नियम या चरण, किस तरीके से ये लिखा जाता है, चरण या नियम भी हम इसके कह सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है, तो पहला नियम बताओ, पहला नियम अभी हमने पढ़ा, ये रिएक्शन, ये मैं रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके क्या बना, CO2। इसी को देख देख के हमें ध्यान रखना है। बताओ सबसे पहला चरण क्या है, अभिकारक को हम लिखते हैं बाईं तरफ, उत्पाद को लिखते हैं दाईं तरफ। तो पहला क्या हो गया, अभिकारक किधर आ जाएगा, अभिकारक को बाईं ओर, बाईं ओर, और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। आई बात सुनने, ये पहला नियम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको समझते जाना। अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को किस ओर लिखा जाता है, दाईं ओर। अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या है कि अभिकारक अकेला भी हो सकता है, अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। यानी एक से अधिक होने के बीच में हमने क्या लगाया, प्लस चिन्ह, कि एक से अधिक होने के बाद हमने क्या लगाया, इसमें प्लस चिन्ह लगाया। मतलब ये एकल अभिकारक भी हो सकता है, एक अभिकारक के मतलब अभिक्रिया होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, कोई अपघटन वाले भी होती है तो उसमें एकल पदार्थ होगा, वो टूटकर नए पदार्थों में बनेगा। तो ध्यान रखना कि एक से अधिक होने के बीच, एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक होने पर उसमें क्या लगाते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी पदार्थ एक से जब अधिक होता है तो उसके बीच में धन चिन्ह या प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उत्पाद भी अगर एक से अधिक है तो उसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। आई बात समझ में, यानी एक से अधिक अगर कोई पदार्थ बन रहा है तो उसके बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमने आगे रिएक्शन पढ़ी है, जैसे हमने देखो ये पढ़ा था NaOH, ये 1 हो गया, प्लस हमने लिखा HCl, ये 2 हो गया, और इससे क्या बन रहा था, NaCl प्लस H2O। तो इसमें कितने भाग ले रहे हैं, 2 पदार्थ भाग ले रहे हैं भाई, 2 यौगिक भाग ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, और प्रोडक्ट भी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस। तो क्या लिखेंगे, एक से अधिक अभिकारक व उत्पाद होने पर
बीच में क्या लगाते हैं, उत्पाद होने पर बीच में प्लस चिन्ह, धन चिन्ह लगाते हैं। अगर एक से अधिक है तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो पहला क्या हुआ, अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर। क्योंकि बोर्ड में ये पूछा तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखो, उनकी विशेषता और उनके सीमाएं या उनकी कमी लिखिए। तो ये पूरा हमें इस तरीके से लिखना है। तो अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर, एक से अधिक होने पर अभिकारक व उत्पाद, एक से अधिक होने पर उत्पाद और अभिकारक होने पर उनके बीच में क्या लगाते हैं, हम प्लस चिन्ह लगाते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, उत्पाद को तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा क्या लिखेंगे हम, उत्पाद को तीर के निशान से दर्शाते हैं। कि इस तरफ उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बनने को हम किससे दर्शाते हैं, उत्पाद को तीर के निशान से दर्शाते हैं। कि इस तरफ देखो ये रहा प्रोडक्ट, इसका मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद की तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उत्पाद को तीर के निशान से दर्शाते हैं। उत्पाद बनने को क्या लिखेंगे, उत्पाद बनने को तीर के निशान से दर्शाते हैं। उत्पाद बनने को किसके को तीर के निशान से दर्शाते हैं। चौथा पॉइंट इसमें लगता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू। तो चौथा नियम इसका क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ध्यान समझना। इसमें क्या लगेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू है, यानी अभिकारक के तरफ अणुओं की संख्या और उत्पाद की तरफ अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर। यानी द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या है, दो बातें इससे सामने आती है हमारे पास कि अभिकारक व उत्पाद में अणुओं की संख्या कैसी होगी, समान। अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, संख्या समान होगी। आई बात समझ में, अभिकारक उत्पाद में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान। और दूसरा क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान होगा। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हुआ, द्रव्यमान संरक्षित रहना। संरक्षित का मतलब अभिकारक में अणुओं की संख्या और उत्पाद में अणुओं की संख्या, जितने अभिकारक में अणु है उतने के उतने उत्पाद में बनने, और उत्पाद का अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उतना का उतना द्रव्यमान क्या हुआ इसका मतलब द्रव्यमान को न तो हम निर्माण कर सकते हैं न द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। समझ गए, इसका मतलब द्रव्यमान कैसा रहना चाहिए, संरक्षण। अभिकारक इधर कितना ग्राम भाग लिया उधर कितने ग्राम बना, ये दोनों बराबर होना चाहिए। समझ गए, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे भाई कार्बन, यहाँ कार्बन कितना है 1, इधर भी कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2। यही बात समझ में। जैसे भाई मैंने एक रिएक्शन ली H2 और प्लस O2 और मैंने क्या बनाया H2O। आई बात समझ में। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या, अभिकारक व उत्पाद में अणुओं की संख्या समान। अभिकारक तथा उत्पाद के कुल द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। बताओ हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं 2, यहां ऑक्सीजन कितना 1 और हाइड्रोजन कितना है 2। तो मैं यहां 2 लगा दूं, ये 2 लगा दूं। तो बताओ हाइड्रोजन यहां कितने हो गए, 2 और 2 कितने हो गए 4। कितने हो गए 4 हो गए, क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है। अब H2O हमने बनाया, तो H2O बनाने के बाद इसके फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसके आगे मैंने 2 लगाया। समझ गए, 2 लगाने पर ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इसका मतलब ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 का 2 से गुणा किया तो 4 होगी। अब मुझे यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 लगाया। तो बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन सर 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। इसका मतलब इधर अणुओं की संख्या और इधर अणुओं की संख्या समान है। आई बात समझ में। इसका मतलब अभिकारक व उत्पाद में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। नीचले वाला अभिकारक तो उत्पाद का कुल द्रव्यमान भी कैसा होना चाहिए, समान। जैसे कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 2, तो बताओ देखो 16 ये 12 हुआ, 12 + 16 दूनी 32, दोनों मिला के कितने हुए
2 और 2 4, ये हो गया 44। तो इधर द्रव्यमान उसका कितना है 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी है 16, 16 का 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 32, और कार्बन का होता है 12, 32 और 12 44। इधर देखो कार्बन का कितना हुआ 12 और 2 × 16 बराबर, इधर भी कितना हुआ 44। इसका मतलब यहाँ द्रव्यमान और इधर द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आई बात समझ में। तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब अभिकारक में जितने अणु हैं उतने उतने उत्पाद में भी होने चाहिए। अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उतना का उतना किसका होना चाहिए, उत्पाद का भी द्रव्यमान होना चाहिए। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान हमारे पास। फिर उसके बाद आते हैं हम चौथा पॉइंट इसका, देखो इसका आते हैं चौथा पॉइंट। अब ध्यान देना इधर, ये चौथा हो गया। अब पांचवी विशेषता इसकी, पांचवा चरण देखते हैं इसका, ये हो गया। फिर अगला है समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित किया जाता है और इस विधि को हम कहते हैं अनुमान विधि। कौन सी विधि, अनुमान विधि। अभी मैंने समीकरण को संतुलित किया था ना H2 और O2 वाले, वही अनुमान विधि है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। कौन सी कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहते हैं इसको, अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी घटा बढ़ा के हम क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित को संतुलित करने का मतलब इधर अभिकारक में अणुओं की संख्या, उधर उत्पाद में अणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित करना। 9th में आपने पढ़ा होगा, इधर भी और उधर भी, समझ गए। तो उधर हमें इधर भी अणुओं की संख्या और उधर भी अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसे कहते हैं समीकरण को संतुलित किया जाता है। आई बात समझ में। चलो छठा पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण में अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप, अभिक्रिया को भाई संपन्न कराने के लिए जो प्रयुक्त ताप है, अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप, दाब व उत्प्रेरक, ताप दाब व उत्प्रेरक को तीर पर लिखा जाता है। तीर के निशान पर लिखा जाएगा, निशान पर लिखा जाता है। आई बात समझ में। तो छठा क्या है, अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप दाब उत्प्रेरक को किस पे लिखा जाता है, तीर के निशान पे। ये जो तीर के निशान पे, यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर भाग लग रहा है, कितना एटीएम दाब लग रहा है और कौन सा उत्प्रेरक लग रहा है, कैटालाइस्ट कौन सा है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाए, तो उन सबको कहां पर लिखा जाता है, उत्प्रेरक। ताप दाब को किस पे, तीर के निशान के ऊपर से। यहां से हमें पता चलता है कि इसमें कितना टेम्परेचर भाग लिया है। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि नमक को गलना होता है 1081 केल्विन वगैरह, तो नमक को गलाने के लिए तो वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे कि हीट कर रहा है, इस अभिक्रिया को उष्मा दी जा रही है, इसमें दाब देना पड़ेगा, इसमें उत्प्रेरक चाहिए इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए। तो ये सारे कहाँ लिखे जाते हैं, तीर के निशान पर। फिर इसके बाद 7वां पॉइंट आते हैं हम इसके, अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, भौतिक अवस्था। अभिकारक व उत्पाद की क्या लिखी जाएगी, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब अभिकारक में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, अगर वो ठोस है तो उसको हम S से लिखेंगे, सॉलिड से। अगर वो द्रव है तो हम उसको लिखेंगे लिक्विड यानी L से। अगर वो गैस है तो हम उसको किससे लिखेंगे, गैस है तो किससे लिखा जाएगा, G से। तो अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। इसमें ठोस है तो किससे, S से, द्रव है तो किससे, L से, गैस है तो किससे, G से, और जलीय विलीन है तो किससे, AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी दर्शाते हैं, ये गैस, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं इसका लास्ट वाला पॉइंट, रासायनिक समीकरण लिखने के ये क्या है, चरण है। फिर उसके बाद आते हैं 7वां, फिर उसके बाद हुआ 8वां क्या है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय होने पर क्या, होने पर दोनों तरफ तीर का निशान करेंगे। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर क्या होगा, दोनों तरफ, यानी अभिक्रिया में उत्पाद बना, उत्पाद से वापस हम अभिकारक बना सकते हो। तो इसका मतलब अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। कैसी है, उत्क्रमणीय, तो दोनों तरफ तीर का निशान। और अनुत्क्रमणीय होने पर,
उत्क्रमणीय होने पर क्या करेंगे, एक तरफ तीर का निशान करेंगे। आई बात समझ में, यानी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर दोनों तरफ तीर का निशान और अनुत्क्रमणीय होने पर एक ही तरफ उत्पाद की ओर दर्शाता हुआ तीर का निशान होगा। आई समझ में। तो 8वां पॉइंट क्या है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर दोनों तरफ तीर का निशान, अनुत्क्रमणीय होने पर एक ही तरफ तीर का निशान किया जाएगा। अगर ये देखो ये अनुत्क्रमणीय बता रही है, ये उत्क्रमणीय होती तो इधर भी तीर का निशान मैं करता, उत्क्रमणीय होती तो दोनों तरफ करते तीर का निशान। आई बात समझ में। फिर आते इसका लास्ट वाला पॉइंट, इधर ध्यान देना, लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उत्पाद में किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस, माइनस का चिन्ह लगेगा। ऊष्माक्षेपी है तो इसका मतलब ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्माक्षेपी है तो कौन सा, प्लस चिन्ह। ऊष्माक्षेपी है तो किसका चिन्ह, प्लस चिन्ह। ऊष्माक्षेपी है तो प्लस, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उत्पाद के पीछे क्या आएगा, जो है जैसे ये लिखा हुआ इसके पीछे प्लस लिखा हुआ, प्लस मान लिया 100 किलो कैलोरीज, 100 किलो कैलोरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 100 किलो कैलोरी ऊष्मा एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। आई बात समझ में। तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होने पर प्लस चिन्ह पीछे, और ऊष्मा शोषी होने पर, अभिक्रिया क्या होने पर, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा का उपयोग हो रहा है अभिक्रिया में, ऊष्मा उपयोग हो रही है, कितनी हो रही है, तो हम उसको किससे दर्शा रहे हैं, माइनस से। पीछे माइनस लिखा है, इतनी ऊष्मा इसमें ग्रहण की अभिक्रिया को बनाने में, ऊष्माक्षेपी तो इतनी ऊर्जा बाहर निकली। तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होने पर प्लस चिन्ह लगा रहे पीछे, ऊष्मा शोषी होने पर माइनस। तो ये प्लस चिन्ह हमें माइनस चिन्ह क्या बताएंगे, इसमें इतनी एनर्जी भाग ली है या इसमें इतनी एनर्जी बाहर निकली है। तो ये सब क्या है, इसके चरण है। क्या है, चरण। तो पहला चरण क्या है, अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाएगा। दूसरा चरण क्या है कि एक से अधिक और अभिकारक या उत्पाद होने के इसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर उत्पाद को किससे, तीर के निशान से दर्शाएंगे। उत्पाद को किससे दर्शाएंगे, तीर के निशान। तीर के निशान इसका किसको दर्शा रहा है, वो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के बनने की जो होगी दिशा, उसको किससे, तीर के निशान से दर्शाएंगे। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लागू होगा। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या हुआ, अभिकारक व उत्पाद में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए और उनके द्रव्यमान, जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। समीकरण को क्या किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। इधर अणुओं की संख्या उधर अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब यही वाला नियम। लेकिन इसकी विधि कौन सी होगी, अनुमान विधि। अनुमान मतलब या बढ़ाया इधर घटाया, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। और छठा क्या है, अभिकारक में प्रयुक्त जो ताप भाग ले रहा है, दाब भाग ले रहा है या जो उत्प्रेरक भाग ले रहा है, उसको हम किस पे दर्शाएंगे, तीर के निशान पे। और अभिकारक उत्पाद की किसकी दर्शाएंगे, भौतिक अवस्था को दर्शाएंगे, फिजिकल स्टेट को उसको दर्शाएंगे कि वो ठोस है तो एस से लिखेंगे, द्रव है तो लिक्विड, गैस है तो जी से, जली विलीन है तो एक्वस से। और फिर उसके बाद 8वां पॉइंट क्या, अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय है तो दोनों तरफ तीर का निशान दर्शाएंगे, मतलब उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद बना, उत्पाद से वापिस अभिकारक हम बना सकते हैं। जैसे हमने H2O में किया था, आपने सुना होगा H2O में हमने किया था, H2O में इधर किया था हमने कि ये किस रूप में है, सॉलिड यानी बर्फ में है, और वापस H2O बन रहा था किसमें, जल के अंदर। तो हमने क्या किया था, दोनों तरफ तीर का निशान किया था। इसका मतलब जल से वापस बर्फ बना सकते हो, बर्फ से वापस जल बना सकते हो, तो उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय का मतलब एक ही तरफ तीर का निशान है जो उत्पाद को दर्शा रहा है, मतलब वापस आप उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते। और लास्ट का पॉइंट क्या है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो प्लस चिन्ह पीछे आएगा, प्लस किलो कैलोरीज लिखी हुई होगी पीछे, और ऊष्मा शोषी है, अभिक्रिया में अंदर ऊर्जा उपयोग हो रही है तो किससे लगाएंगे, माइनस चिन्ह से हम दर्शाएंगे। तो आई बात समझ में, ये इसके नियम है। क्या है, नियम। आई बात समझ में। अब नियम के बाद हम इसकी पढ़ते हैं विशेषता। क्या पढ़ते हैं, विशेषता पढ़ते हैं। देखो विशेषता पढ़ने से पहले यही ध्यान रखना है अपन को कि हम क्या क्या पता, इसी से विशेषता इसकी पता चलेगी कि चरण तो हो गए, अब इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता हम देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। चलो विशेषता भी हम इसी से पता करेंगे, जो हमने अभिक्रिया के चरण देखे उसी से हम विशेषता पता कर लेंगे इसकी कि क्या क्या इसकी विशेषता है। समीकरण की क्या विशेषता है, तो एक तो पढ़ लिया हमने रासायनिक समीकरण कहते हैं किसे है, फिर हमने पढ़ा इसके चरण लिखने के क्या है। अब इस रासायनिक समीकरण की हम क्या पढ़ते हैं, विशेषता। इससे हमें क्या पता चलता है, तो बताओ क्या विशेषता है इसकी। पहली विशेषता क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, अभिकारक और उत्पाद की संख्या के बारे में, यानी उसकी संख्या के बारे में, उसके द्रव्यमान के बारे में, यानी अभिकारक और उत्पाद की संपूर्ण जानकारी हमें पता चलती है। तो क्या लिख दूंगा मैं, पहली विशेषता, अभिकारक व उत्पाद की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पहली क्या होगी, पूर्ण जानकारी प्राप्त, ये पहली विशेषता।
क्या विशेषता है? पहली विशेषता कि अभिकारक उत्पाद की पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त चलती है। आई बात समझ में? दूसरा क्या पता चलता है हमें, बताओ? दूसरा क्या पता चलता है? उसकी भौतिक अवस्था के बारे में कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है, इसके बारे में तो पता चलता है। यानी दूसरा क्या लिख देंगे हम? अभिकारक व उत्पाद की, ये तो भी तो लिखा था हमने, भौतिक अवस्था के बारे में पता चलता है, भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी। जानकारी पता चलती है। तीसरा बताओ, अभी हमने देखो द्रव्यमान संरक्षण देखा, द्रव्यमान संरक्षण तो इसी में आ गया, उत्पाद की पूर्ण जानकारी, समझ गए? मतलब वो अणुओं की संख्या कितनी है, उसका द्रव्यमान संरक्षण वो कितना है, वो आ गया। अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था आ गई, समझ गए? संतुलित होना वो भी इसमें आ गया। फिर उसके बाद देखो अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरक के बारे में पता चलता है। अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप, दाब व उत्प्रेरक की जानकारी। भाई रासायनिक समीकरण से यही तो पता चलेगा हमें, देखेंगे तो कि इसमें ताप, दाब और उत्प्रेरक की जानकारी पता चलती है। चौथा, अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता का, किसका? अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता का पता चलता है, उत्क्रमणीयता की जानकारी। अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी पता चलती है। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, तीर के निशान दोनों तरफ है या एक ही तरफ है। तो अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है, एक ही तरफ हो रही है, तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता के बारे में जानकारी। उत्क्रमणीयता का मतलब अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, उसके बारे में जानकारी पता चलती है। पांचवी पता क्या चलेगी? अभिक्रिया, आठवां पॉइंट, अभिक्रिया, आठवां पॉइंट जो अभी पढ़ा था वही तो है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। ऊष्मा क्या है? शोषी, ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा बाहर निकलती है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होने की जानकारी मिलती है, होने की जानकारी हमें मिलती है। जानकारी आई बात समझ में? तो क्या क्या विशेषता है? अभिकारक उत्पाद की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, अणुओं की संख्या, उसके द्रव्यमान के बारे में, ये सारी, उसकी भौतिक अवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वो ठोस है, द्रव है, गैस, क्या बना है, उत्पाद में क्या था, अभिकारक में हमने क्या लिया था वो पता चल जाता है। अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप, दाब, उत्प्रेरक की जानकारी, ये किसको? समीकरण को देखने पर, ये समीकरण को देखने पर, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बना? CO2, ये कौन सी अवस्था में? सॉलिड। ये कौन सी? गैस। ये कौन सी? गैस अवस्था में। यहाँ जो भी भाग ले रहे हैं, तो समीकरण को देखने पर हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी पता है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इसकी क्या हुई? विशेषता। अब इसकी सीमाएं या कमी क्या है? इसकी सीमाएं या कमी क्या है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता? तो पहली बात देखो, इसकी सीमाएं या कमियां क्या है, तो ध्यान देना। इधर आपको यह पता चल रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो ये कितनी देर में CO2 बनती है। यानी कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास होती है तो वो रिएक्शन कब पूरी होगी? अरे भाई वो 1 सेकंड लगाएगी कि 1 दिन लगाएगी कि 1 साल लगाएगी या कई साल लगाएगी? आई बात समझ में? तो जैसे लोहे पे जंग लगना है, बहुत लंबे समय तक होता है, लंबे समय बाद होता है, तो हमें अभिक्रिया पूरी कब होगी इसके बारे में जानकारी पता नहीं चलती। कोई भी रिएक्शन हम प्रयोगशाला में कराते हैं उसके बारे में जानकारी हमें कैसे पता भाई अभी ये फास्ट रिएक्शन होगी कि थोड़ी लेट होगी कि समय लगेगा? तो इसका मतलब हुआ हमें रिएक्शन देखने से ये पता नहीं चलेगा कि अभिक्रिया कब पूरी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी हमें पता नहीं चलती कि अभिक्रिया कब पूरी होगी, इसके बारे में हमें जानकारी पता नहीं चलती कि 1 सेकंड में होगी कि आधे घंटे में होगी कि घंटे में होगी कि सालों लग जाएंगे उसको। तो इसका मतलब क्या हो? इसकी कमी क्या है कि समीकरण देखने पर हमें अभिक्रिया के पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती। आई बात समझे? तो पहला इसकी कमी क्या है कि अभिक्रिया के पूर्णता की हमें जानकारी नहीं मिलेगी, अभिक्रिया पूरी कब होगी इसको समीकरण देखने पर हमें पता नहीं चलेगा।
दूसरा क्या है, हमें अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता। अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, ये दूसरा क्या है, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं, सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं। तो क्या पता चलता है, दूसरा हमें पता क्या नहीं चलता है, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है एक इकाई आयतन में या इकाई आयतन विलयन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है कि विलयन अभिकारक में कितना पदार्थ हमने घोला है, कितना मिलाया है, वो विलयन के सॉल्यूशन के अंदर कितना हमने मिलाया है पदार्थ को, या उत्पाद में कितना बना है, उसके बारे में हमें इससे जानकारी नहीं मिलती है कि आपने कितने उसके अंदर कार्बन मिला है, कितना ऑक्सीजन मिला है, कितना CO2 बना है। तो मतलब उसकी सांद्रता के बारे में कि किसी आयतन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कितनी पदार्थ अभिकारक है या कितना उत्पाद बना है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती समीकरण को देखने पर। आई बात समझ में? तो क्या होगा, अभिकारक की पूर्णता वो कब पूरी होगी, इसके बारे में यहाँ से कोई पता नहीं चलता है। और दूसरा, उसकी सांद्रता के बारे में नहीं पता चलता है कि एक इकाई विलयन के अंदर कितने पदार्थ घुले हुए, अभिकारक कितना है, उत्पाद कितना बना है, इसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता है। आई बात समझ में? तो ये रासायनिक समीकरण की क्या थी, चरण थे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो पढ़ा हमने, इसके चरण हमने पढ़े, 9 चरण है इसके लिखने के। फिर हमने इसकी पढ़ी विशेषताएं, और फिर हमने इसकी 2 कमियां भी देखी कि ये इसके अंदर कमी है। आई बात समझ में आपको? तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को वापस रिपीट करके देखना और समझना, ध्यान से अच्छी तरीके से समझना, और फिर उसके बाद बुक्स से भी थोड़ा इसको देखना। बुक्स के अंदर ज़्यादा लिखे हुए तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखाया है, तो अच्छी तरीके से इसको समझ। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अपनी कॉपी के अंदर आपको करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।